डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर फंक्शंस। उम्मीद करता हूं कि इस फंक्शंस का टॉपिक होने के बाद आपके इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको बुक से कुछ भी याद ना करना पड़े। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको डेफिनेशंस भी आपके माइंड में बैठ जाए। अच्छा, बात करते हैं फंक्शंस की। वो स्टूडेंट्स जो बेसिक्स जानते हैं C++ की, उनकी रिवीजन हो जाएगी। और वो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं, मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि बेसिकली C++ लैंग्वेज क्या होती है। अच्छा देखिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो मैं कह सकता हूं, मैं इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूं कि सबसे पहले मेरे पास हैश इंक्लूड iostream डॉट h include conio डॉट h int देखिए, ये मेरा एक स्ट्रक्चर है। कोई भी मैं प्रोग्राम अगर लिखता हूँ C++ के अंदर तो मुझे ये स्ट्रक्चर लिखना ही लिखना है, जिसमें सबसे स्टार्ट में मेरे पास जो टू हैश से स्टार्ट हो रहे हैं, ये मेरे पास, इनको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेकेंडली हमारे पास iostream.h मतलब इनपुट आउटपुट stream.h, तो ये कहलाती है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स। सेकेंड conio.h, जो भी .h जिसकी भी एक्सटेंशन होगी मेरे पास वो हेडर फाइल ही होगी। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है मेन फंक्शन। देखिए, अगर मैं कोई भी प्रोग्राम रन करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो सबसे पहले जो मेरा कर्सर आएगा वो मेन फंक्शन पे आएगा। बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन है C++ का। अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कोई भी प्रोग्राम रन होता है, तो आपका सबसे पहले जो कर्सर आएगा मेन के अंदर आएगा। अब अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की बात करें तो ये बेसिकली हैश इंक्लूड से स्टार्ट होते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश से स्टार्ट होते हैं। दो किस्म के हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, एक हैश इंक्लूड और सेकेंडली मेरे पास हैश डिफाइन भी यूज किया जाता है C के अंदर एटसेट्रा। अगर बात करूं हेडर फाइल की, तो देखिए हेडर फाइल क्या है। अज्यूम करें कि मुझे अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज करना पड़ा। मुझे अज्यूम करें एक अपने प्रोग्राम में getch यूज करना पड़ा, clear screen यूज करना पड़ा, या मान लें कि आपको cin जो आपका बेसिक एक इनपुट के लिए यूज होता है। अगर मुझे कोई भी वैल्यू रन टाइम के ऊपर इनपुट करानी है तो मैं इसके लिए cin यूज करता हूं। तो अगर मुझे cin यूज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं क्लियर स्क्रीन लिखता हूं या getch लिखता हूं अपने फंक्शन, अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए मुझे conio.h इंक्लूड करवानी पड़ेगी। अब इनकी क्या जरूरत है, देखिए एक तो मेथड मेरे पास क्या है कि अगर मैं getch लिख रहा हूं या cin या कोई फंक्शन यूज कर रहा हूं, तो एक तो मेथड ये है कि मैं उस फंक्शन को ना यूज करूं, मैं कंप्लीट उसका कोड लिखूं। लेकिन अक्सर औकात हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हमें एक कंप्लीट कोड लिखना पड़े। अक्सर हमारा टास्क कुछ और होता है। अगर उस टास्क के अंदर हमें अज्यूम करें कि एक स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ गई, मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मुझे उसका कोड लिखना पड़े। इससे बेहतर है कि मैं उस फंक्शन को यूज कर लूं। तो जब भी मैं एक फंक्शन को यूज करूंगा तो उसके लिए मुझे उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। अब जो मेरा एक फंक्शन है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि getch है। अगर मैं getch यूज करता हूं तो बेसिकली जैसे ही मैं getch लिखूंगा या cin मैंने लिखा, तो मेरा प्रोग्राम के अंदर कर्सर जब मेरा यहाँ पे आएगा तो डायरेक्टली वो चला जाएगा iostream के अंदर, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि cin की जो डेफिनेशन है वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर मौजूद है। तो मेरा डायरेक्टली मेरा जो जिसे हम कहते हैं कर्सर या जो मेरा जो कंट्रोल है वो बेसिकली इस फाइल में चला जाएगा। ये बेसिकली एक सेपरेट फाइल बनी हुई है।
ये एक सेपरेट फाइल बनी होगी जिसके अंदर सी इनकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखी होगी। तो इसी तरह मैंने अगर गेट सी यूज करना है तो इसकी डेफिनेशन conio.h के अंदर लिखी होगी। तो ये जब भी मैं कोई फंक्शन यूज करूंगा तो उसके लिए मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड कराऊंगा। अब बात करते हैं फंक्शंस की। देखिए अगर मैंने दो वैल्यूज को ऐड करवाना है तो मैं इस पे एक कोड लिखूंगा और उसका कोड क्या हो सकता है, मैं लिखूंगा int a b sum। तो a को मैंने वैल्यू दे दी 5, b को वैल्यू दे दी 7। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐड कर लूंगा sum इक्वल टू a प्लस b और सी आउट मैंने कर दिया sum। अब देखिए ये मैंने 5 लाइंस का कोड लिखा जो दो वैल्यूज को सम कर रहा है। एक प्रोग्राम के अंदर मे बी मुझे मैनी टाइम्स दो वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत पड़े, मे बी मुझे मैनी टाइम्स 5 वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत पड़े। तो क्या जब भी मुझे हर दफा वैल्यूज को ऐड करवाना होगा मैं हर दफा ये 5 लाइन से लिखूंगा? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर मैं ये कंप्लीट ब्लॉक में देख रहा हूं कि बार बार मेरा यूज हो रहा है तो मैं इसको क्यों ना एक मेन की तरह, मेन फंक्शन की तरह एक नाम दे दूं। तो चलिए हम इसको एक नाम दे देते हैं सम का। मैंने ये नाम दे दिया। अब जिस तरह यहां पर इट लिखा हुआ है ये बेसिकली होती है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का क्या मतलब है कि जब भी मेरा प्रोग्राम, मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो मुझे एंड पे कुछ रिटर्न करवाता है। अगर इंट लिखा हुआ है तो वो मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराएगा। लेकिन यहां पर मैं कुछ भी स्टेटमेंट लिखूंगा तो मुझे रिटर्न कुछ नहीं करना, लेकिन मैं लिख दूंगा रिटर्न 0, क्योंकि मुझे कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न लाजमी करवानी है, क्योंकि मुझे इंट लिखा हुआ है। अगर मैं वॉइड लिखूंगा तो मुझे रिटर्न नहीं करवाना। अब इस केस में मैं कहता हूं मुझे रिटर्न करवाना है सम, तो मैं लिखूंगा इंट, उसके बाद सेम ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरह इसकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई है इसी तरह पे यहाँ पे ब्रैकेट एंड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं रिटर्न करवा रहा हूं तो मैं यहाँ पे फिर सी आउट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर रिटर्न करवाना पड़ेगा। अब रिटर्न मुझे क्या करवाना है, मुझे 0 रिटर्न करवाना है? नहीं, इसमें तो भाई मुझे सम को रिटर्न करवाना है, क्योंकि मैं दो वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं। मुझे ये रिजल्ट वापस भेजना है जहां से मैं कॉल करूंगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न सम करूंगा। तो अब जब भी मैं दो वैल्यूज को ऐड करूंगा तो ये मुझे दो वैल्यूज का रिजल्ट ऐड करके रिटर्न करवा देगा। एग्जांपल देते हैं कैलकुलेटर की। अज्यूम करें कैलकुलेटर है, उसके अंदर cos मैंने लिखा, ये मैंने cos लिखा और cos 60 मैंने दिया, तो कैलकुलेटर क्या करेगा, मुझे उसकी वैल्यू वापस रिटर्न कर देगा। मुझे स्क्रीन के ऊपर एक वैल्यू शो हो जाएगी जो भी cos 60 की वैल्यू होगी। इसी तरह मैं अगर साइन लिखता हूं तो मुझे वो साइन 60 की वैल्यू रिटर्न करवाएगा। तो देखो बेसिकली ये भी एक फंक्शन ऐसे ही यूज हो रहा है। जैसे cos है तो cos की भी एक कोडिंग लिखी हुई है, 1000 ऑफ लाइंस पर भी हो सकती है, 100 पर भी हो सकती है, किसी भी फंक्शन की। बेबी cos की 50 लाइंस पर हो, 100 लाइंस पर हो, तो इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, कुछ कोड लिखा हुआ है जो सेपरेट एक हमारे पास जो लाइब्रेरी है math.h उसके अंदर मौजूद है। तो बेसिकली हमें अगर cos फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि हम जस्ट वो लाइब्रेरी इंक्लूड करवा लेते हैं और हम ये फंक्शन cos का यूज कर लेते हैं। जैसे ही cos हम यूज करेंगे और कोई वैल्यू हम उसको देंगे तो हमें डायरेक्टली वो उस कोड को एग्जीक्यूट करके और हमें रिटर्न करवा देगा उसकी वैल्यू। फंक्शंस की बात करते हैं। A function is a named block of code that performs some action। देखें ये एक हो गया ब्लॉक, ये बेसिकली मेरे पास है एक ब्लॉक। फंक्शन इज अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड, तो ये ब्लॉक है और इसका एक नेम है नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड जिसका नेम क्या है, सम। अच्छा, सेकेंडली अब देखते हैं द स्टेटमेंट्स रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। द स्टेटमेंट्स रिटन इन अ फंक्शन, देखो जो मैंने स्टेटमेंट्स एक फंक्शन के अंदर लिखी हैं ये कब एग्जीक्यूट होंगी, जब मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करूंगा। मैं कॉल करता हूं, अज्यूम करें उसको नाम से सम, तो मेरी ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस रन हो जाएगी। मैं अगेन इसको लिखता हूं नीचे सम, तो मेरी ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन 2 टाइम्स रन होंगी। तो मतलब मुझे ये 7 और 5 दो बार कैलकुलेट करके देगा। फंक्शन आर यूज्ड टू अकम्प्लिश द सिमिलर काइंड ऑफ टास्क। देखो अगर मुझे दो वैल्यूज को ऐड करवाना है 2 टाइम्स 3 टाइम्स
तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 टाइम्स 3 टाइम उसी कोड को बार बार यूज करूंगा, मतलब कॉल करो। कोड मैंने 1 टाइम लिखा है लेकिन उसको मैं 3 बार एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। एक तो मेथड ये कि मैं 3 दफा कोड लिखूं, लेकिन मैंने एक ही दफा कोड लिखा, रीयूजेबिलिटी कर ली है। फंक्शन का एडवांटेज क्या है कि रीयूजेबिलिटी हो रही है, हमने एक कोड लिख दी है, हम उसको बार बार यूज कर रहे हैं। उसके बाद फंक्शन की 2 टाइप्स होती है, एक हमारे पास होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, देखें डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज रिटन बाय द प्रोग्रामर इज नाउन एज यूजर डिफाइंड। इसी तरह दूसरा, अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। देखो सम हमारे पास प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह सी इन में कहता हूं तो सी इन बेसिकली क्या है, मेरा प्रोग्रामिंग का पार्ट है, मेरा लैंग्वेज का पार्ट है। अगर मैं इसी तरह गेट सी एच लिखता हूं तो मेरा ये लैंग्वेज का पार्ट है। तो बेसिकली अब ये जो लैंग्वेज का जो भी पहले से बने हुए हैं जिनका मकसद कोई डिफाइन है, जैसे सी आउट है, सी आउट का कोई मकसद डिफाइन है तो सी आउट मेरा डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो ये मेरे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। वो फंक्शन जो मैं खुद बना रहा हूं वो मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो वो फंक्शन दैट इज रिटन बाय द प्रोग्रामर, मैं प्रोग्रामर हूं, मैं लिख रहा हूं, तो ये मैं जो लिख रहा हूं ये क्या है, यूजर डिफाइंड। ये मेरे पास क्या कहलाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और इसी तरह सेकंड जो लैंग्वेज का पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, इज नाउन एज बिल्ट इन फंक्शन। वो मेरे पास क्या कहलाएगा, बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन, इनका दो का डिफरेंस एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन जो पहले से बनाए गए होते हैं, जो लैंग्वेज की तरफ से होते हैं, उसका पार्ट होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम खुद बना सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन एक प्रोग्राम में कितने हो सकते हैं, एक प्रोजेक्ट में कितने हो सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन एक प्रोजेक्ट में मैनी हो सकते हैं, मैं 5 भी लिख सकता हूं, 10 भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी है। इसी तरह जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो भी डिफरेंट फंक्शंस हैं और वो रेडीमेड होते हैं, पहले से उनका कोई पर्पस डिफाइन होता है। तो ये तो डिफरेंस हो गया बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन में। तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पॉइंट कवर हो गए होंगे। अदरवाइज अगर कोई इसमें आपको इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू। ये बात है, सेकंड वीडियो